साथियों नमस्कार, सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आर ओ में अब तक जो भी ज्योग्राफी से सवाल पूछे गए हैं उन सब के हल को तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाली परीक्षा में जो भी रिपीटेड प्रश्न आए वो गलत ना हो सके। इसका एक हिस्सा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, दूसरा हिस्सा आज कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले बता दूं कि एक प्रश्न आपको उसमें बताया था कि भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रश्न भूलवश आपको गलत बता दिया, तो उसमें सुधार करा दूं, क्योंकि दोस्तों सुधार स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा जो है सफलता के मूल मंत्रों में गिने जाते हैं। तो उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, गलती हुई है तो उसको स्वीकार करता हूँ। तो गलत कंटेंट तो आपको देता ही नहीं हूँ, ये आप भरोसा करके चलिए, क्योंकि जहाँ पर भी गलती होती है, एक्चुअली मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, तो जहाँ पर भी गलती होती है उसको स्वीकार कर लेता हूँ, और ज़्यादातर तो गलती होती ही नहीं है, तो उसको सुधरवा भी देता हूँ। तो ये जो सुधार है वो कमेंट बॉक्स में हमने पिन भी किया है और यहाँ पर भी आपको बता दूँ। तो पहला कथन है, यह बंसधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। दोस्तों इस डेल्टा में स्थित नहीं है। भितरकनिका गरान का मतलब दोस्तों मैंग्रोव वनों से है। तो ये सुवर्ण रेखा और बंसधारा नदियों के डेल्टा में स्थित ना होकर दोस्तों कहाँ स्थित है? महानदी, महानदी, दूसरी है ब्राह्मणी और तीसरी है बैतरणी। इन तीनों नदियों के डेल्टा में स्थित है भितरकनिका गरान, याद रखिएगा। तो और दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, यह कथन भी गलत है, क्योंकि यह ओडिशा में अवस्थित है, याद रखिएगा। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों और था जो भूलवश आपको गलत बता दिया। उसमें पूछा गया था कि लेह जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो लेह जो है दोस्तों सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है, याद रखिएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर। तो ये दो प्रश्न दोस्तों इनमें चूक हुई थी, तो आपको बता दिया है। एक प्रश्न जिसका उत्तर नहीं दिया था, उसमें कन्फ्यूजन था। उसमें पूछा गया था कि निम्न में कौन सा व्यवस्थित राजधानी नगर नहीं है? तो जो दोस्तों बेंगलुरु है वो व्यवस्थित राजधानी शहर नहीं है। तो उस वाले प्रश्न का उत्तर यही है, बेंगलुरु होगा। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का जल संग्रहण या ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? दोस्तों तो दिए गए विकल्पों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों रटे ही जाते हैं। चिल्का झील स्थित है दोस्तों कहाँ? ओडिशा में स्थित है, याद रखिएगा। खारे पानी की झील है, ओडिशा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो दोस्तों बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, तो लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। MNP का मतलब मणिपुर, मणिपुर में है लोकटक झील। और जिस पे जो है दोस्तों तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है दोस्तों, उसका नाम आप सभी जानते होंगे, केबुल या फिर काबुल लामजाओ। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो किस झील में है? तो याद रखिएगा लोकटक झील। और किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। दोस्तों इसमें सांभर दिया है। सांभर जो है खारे पानी की झील है, याद रखिएगा, राजस्थान में है। फिर कौन सा सुमेलित है? लोनार दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है, लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नक्की झील दोस्तों गुजरात में ना होकर कहाँ है? नक्की झील राजस्थान में है। कोलेरू झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, तो सी विकल्प ही सुमेलित है। पुलिकट झील केरल में है दोस्तों, यह कथन सही नहीं है, डी वाला विकल्प सही नहीं है, बल्कि पुलिकट झील जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों की सीमा पर है। तो इस तरह से केवल और केवल विकल्प सी ही
सुमेलित है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चित्रकोट, याद रखिएगा चित्रकूट नहीं है दोस्तों, चित्रकोट जलप्रपात स्थित है दोस्तों कहाँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। और किस नदी पर है दोस्तों, तो इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर। इसको जो है दोस्तों भारत का नियाग्रा कहा जाता है, भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा कहा जाता है किसको, चित्रकोट जलप्रपात को, जो कि इंद्रावती नदी पर है। तो इस तरह से बस्तर जो है सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। चित्रकोट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है, देखिए पुनः रिपीट हुआ है, तो इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ में। कौन सही सुमेलित नहीं है, गर्म जल स्रोत दिए गए हैं दोस्तों और संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण नाम का गर्म जल स्रोत है दोस्तों, मतलब एक तरह का स्रोत चलता रहता है, गर्म जल से संबंधित भाप जो है ऊपर निकलती रहती है। ऐसे ही ओडिशा में दोस्तों तपता पानी है, महाराष्ट्र में बरजेश्वरी है, गुजरात में नारायणी नहीं है, याद रखिएगा। तो विकल्प डी सही उत्तर नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं, तो तीनों को रट जाइएगा। जलवायु से संबंधित सवाल देख लेते हैं। कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है दोस्तों, तो स्वाभाविक सी बात है, जो स्थल समुद्र के नज़दीक होंगे वहाँ पर ज़्यादा आर्द्र जलवायु रहेगी, क्योंकि हवाएं ज़्यादा आर्द्रता ग्रहण करेंगी समंदर से। और जैसे जैसे समंदर से दूर जाती हैं हवाएं, आप लोग भी देखते हैं कि वर्षा की मात्रा घटती चली जाती। क्यों दोस्तों, क्योंकि आर्द्रता की कमी होती चली जाती है। तो इस तरह से दोस्तों कोच्चि और तेजपुर, जो कि असम में है, कोच्चि आप लोग जान ही रहे हैं केरला में है, इन दोनों ही स्थानों पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। तो 2 और 4 वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिमी पवनों के द्वारा जो है मानसून की उत्पत्ति होती है भारत में, याद रखिएगा। और दोस्तों अल नीनो इफेक्ट जो है क्या करता है, मानसून को कमज़ोर करता है, अल नीनो। और ला नीना जो है ठीक इसके विपरीत स्थिति है, ला नीना जो है इसको मजबूत करता है, किसको, भारतीय मानसून को। 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था दोस्तों, तो कोरोमंडल तट। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु से जो लगा हुआ तट है वो कोरोमंडल तट कहा जाता है, वह जो है सुनामी से ज़्यादा प्रभावित हुआ था। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मार मृदा पाई जाती है। मार मृदा जो है दोस्तों काली मिट्टी का ही एक प्रकार है। काली मिट्टी 2 प्रकार की होती है दोस्तों, काली एक तो हो गई है कांवड़ और मार। अब आपने देखा होगा काली माता का आपने देखा होगा फोटो, जिसमें जो है भगवान शिव को जो है अपने पैर तले दबाए हुए हैं। तो कावड़ जो है शिव का प्रतीक है और मार जो है मार का प्रतीक है, मतलब कावड़ वाले को मार रही हैं काली माता। तो काली नदी के 2 टाइप हैं, कावड़ और मार। तो यह जो है कहाँ पाई जाती है, यूपी में झांसी में। लैटेराइट मिट्टी मिलती है दोस्तों, तो दिए गए विकल्पों में महाराष्ट्र में सर्वाधिक लैटेराइट मिट्टी मिलती है। ये दोस्तों ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। होता क्या है, सारे जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो नीचे चले जाते हैं निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा। ऊपर एल्युमिनियम और फेरस के ऑक्साइड ही बचते हैं, जो कि लैटेराइट मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है दोस्तों, तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा है, याद रखिएगा। काली मृदा कपास के लिए और जलोढ़ मृदा जो है सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, और इसी का क्षेत्रफल भी दोस्तों सर्वाधिक है। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है, तो रेगुर के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
मरुस्थलीय मिट्टी आप पहले मिला दीजिए, राजस्थान में पाई जाती है। काली मिट्टी आप सभी को पता है, प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। तो कहाँ पाई जाएगी? महाराष्ट्र में। बची लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, और जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। तो आपको सुमेलित करके बता दिया है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है दोस्तों, किसके द्वारा? वन रोपण के माध्यम से। और बाकी इन सब चीज़ों के द्वारा इसका क्षरण होता है। ज़्यादा पशुओं को चराने से होता है, वनों को काटने से होता है, ज़्यादा वर्षा से होता है। तो मृदा क्षरण वन लगाने से रोका जा सकता है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम कौन सा होगा दोस्तों? तो मृत्तिका, दूसरे नंबर पर गाद, और तीसरे नंबर पर बालू। मृत्तिका मतलब जो ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती है, आपने उसको महसूस भी किया होगा यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे। तो बालू जो रेतीली होती है उसमें सबसे कम जल धारण की क्षमता होती है, तो वो सबसे बाद में आएगा। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। सही है दोस्तों, क्योंकि मृत्तिका में रंध्रावकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। दोस्तों रंध्रावकाश मतलब एक कण ये है, और एक कण ये है, और एक कण ये है, और एक कण ये है। ये 4 कण अगर हैं तो ये जो बीच का खाली क्षेत्र है इसी को रंध्रावकाश कहते हैं। यदि दोस्तों इसका आकार बड़ा होगा तो ये कम जल धारण कर पाएगी, और यदि छोटा होगा तब अधिक जल धारण कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या है? कथन तो ठीक है, लेकिन कारण इसका ठीक नहीं है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, कारण ठीक नहीं है। कारण वही होगा कि मृत्तिका में रंध्रावकाश बड़े के बजाय छोटे आकार के पाए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए सही है परंतु आर गलत है, सी वाला हो जाएगा। वनस्पतियों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है दोस्तों? तो देवदार। अब देवता जो है दोस्तों कहाँ रहते हैं? हिमालय पे रहते हैं, भगवान भोलेनाथ रहते हैं वहाँ। तो देवदार जो है बहुतायत में पाया जाता है। किसका सुमेल नहीं है? सुंदरबन दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, भितरकनिका उड़ीसा में है, अभी ऊपर भी बताया है। वेम्बनाड जो है दोस्तों कर्नाटक में ना होकर कहाँ है? केरल में। और सी पिचवरम जो है तमिलनाडु में है। तो डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। यही कथन जो है सुमेलित नहीं है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है दोस्तों किसको? PWP सिंचाई को। PWP इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दोस्तों, यह वैसा पॉइंट होता है जिस पर कोई मृदा जो है नमी की न्यूनतम मात्रा धारण करती है। मतलब यदि उससे नमी की मात्रा कम हुई तो जो पौधे हैं वो उसमें नहीं उपज पाएंगे, मतलब उसमें उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। तो वही पॉइंट जो है तब क्या होगा दोस्तों? सिंचाई की आवश्यकता होगी, जीवन रक्षक सिंचाई की। इसीलिए दोस्तों ये जो PWP सिंचाई है ये जीवन रक्षक सिंचाई से संबंधित है, याद रखिएगा। जब कतई सूक्ष्म नमी हो जाएगी तब जो है ज़रूरत पड़ेगी पानी की। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत दोस्तों निम्न में से किन नदियों के संगम पर है दोस्तों? तो सतलज और हरिके बैराज दोस्तों, सतलज और ब्यास। जी हाँ दोस्तों, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ये यहाँ पर अतलज लिख दिया है, इसमें सुधार कर लीजिएगा। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है, वहीं से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है, याद रखिएगा। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नहीं है? यहाँ पर नदी है। नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है पोंग बांध के जल का उपयोग करती है।
तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में चलाई गई परियोजना है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना। तो तीनों कथन सही हैं दोस्तों, तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। हरियाली एक नई योजना है दोस्तों, किससे संबंधित है? गोचर भूमि के विकास से संबंधित नहीं है, बंजर भूमि के विकास से संबंधित है। तो दोस्तों विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित सूचियों को जो है मिलान करना है। परियोजनाएं दी गई हैं और नदियां दी गई हैं। इडुक्की बांध जो है दोस्तों किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। माता टीला बांध परियोजना जो है दोस्तों किस नदी पर है? बेतवा पर, बहुत बार पूछा जाता है। और नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों कृष्णा नदी पर अवस्थित है। देखिए अर्जुन की बात हो रही है, तो अर्जुन का संबंध किससे है? कृष्ण से। पोचमपाद जो परियोजना है दोस्तों वो गोदावरी नदी पर अवस्थित है और किस प्रदेश में? तो तेलंगाना में, याद रखिएगा। पोचमपाद परियोजना जो है तेलंगाना में है, गोदावरी नदी पर। फिर से मिलान करना है दोस्तों, वही प्रश्न रिपीट हुआ है। रिहिंद परियोजना दोस्तों रिहिंद नदी पर, नागार्जुन कृष्णा नदी पर, पोचमपाद गोदावरी, माता टीला बेतवा। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों? तो इधर से लेकर इधर तक पूरा गिन लीजिए। यहाँ कर्नाटक को उठाइए, फिर तमिलनाडु को उठाइए और फिर इधर केरल से शुरू करिए, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और पुदुचेरी। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में की गई थी 1897 में। इसके बाद दोस्तों 1902 में दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। कहाँ? शिव समुद्रम में। कहाँ? कर्नाटका में। और कहाँ दोस्तों? किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर। देखिए 1902 में 2 आ रहा है अंत में, तो इसका मतलब दूसरा जल विद्युत संयंत्र है। कौन सा? शिव समुद्रम। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? तो कालागढ़ बांध जो है रामगंगा नदी पर बना हुआ है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, ये बात तो मुझे शुरू में ही कह देनी चाहिए थी, क्योंकि जब पूरा देखेंगे तभी वॉच टाइम इंक्लूड होगा, तभी ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा। चेरुथानी बांध किस नदी पर? अब यहाँ पर नादी कर दिया, बहुत एरर निकल रही हैं। चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो यह बांध जो है पेरियार नदी पर अवस्थित है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? तो मलमपुझा नदी पर ही अवस्थित है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। यह लगता है प्रश्न अधूरा छोड़ दिया है। मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पे है, सही है दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों एक तिलैया बांध है, वो भी किस नदी पर है? तिलैया बांध। तिलैया बांध भी दोस्तों दामोदर की सहायक नदी बराकर पे ही अवस्थित है, याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दिए, प्रश्न हमको लगता है अधूरा है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दुलहस्ती बांध परियोजना जो है दोस्तों चिनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है। चंबल पर 2 और परियोजनाएं हैं दोस्तों, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध, ये दोनों चंबल नदी पर हैं। उकाई बांध जो है दोस्तों किस नदी पर है? तापी नदी पर। और तवा बांध जो है तवा नदी पर है। बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रही है वो किस राज्य में है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में है। और दोस्तों किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है दोस्तों कहाँ? उत्तर प्रदेश में। किस जिले में? तो सोनभद्र में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए सिंगरेनी, दोस्तों सिंगरौली और सिंगरेनी दोनों ही कोयला क्षेत्र हैं। सिंगरेनी दोस्तों कहाँ है? सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है।
और सिंगरैली ये भी कोयला क्षेत्र है। ये कहाँ है दोस्तों? ये यूपी के सोनभद्र में। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, तुरंत ही जो सेम चीज़ें हैं आपको इकट्ठी करके दे रहा हूँ। फिर है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है दोस्तों, अवस्थित है? तो ये चेनाब नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों नर्मदा नदी पर है, सभी जानते हैं। तिलैया बांध अभी आपको ऊपर बताया है, यही सुमेलित नहीं है। तिलैया बांध कोनार नदी पर ना होकर किस नदी पर है? बराकर नदी पर। और बराकर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। गांधी सागर बांध अभी ऊपर बताया चंबल नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है दोस्तों कहाँ? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं कितने? 20। यदि एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की बात कही जाए, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, तो 20 हैं। यदि कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ लिया जाए, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन यहीं पे दूर कर लीजिए। कृषि जलवायु क्षेत्र देश में कितने हैं? 15। और यूपी में यदि कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछ ली जाए तो 9 हो जाएंगे। 9, 15 और 20 तीनों को याद रखिएगा। 20 क्या है? एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र। 15 क्या है? 15 जो हैं कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ऐसे ही सुमेलित वाला बताना है। जवाहरलाल नेहरू कृषि जो है क्या है? विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर प्रदेश में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है वो राजस्थान में ना होकर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो सी वाला सुमेलित नहीं है। ऐसे ही आचार्य NG रंगा जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना में ना होकर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो दोनों सही नहीं है, सी और डी दोनों विकल्प सही नहीं है। 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? हम अभी की बात करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर पंजाब है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। वर्तमान संदर्भ में आपको आंकड़े बता रहा हूं। धान जो है दोस्तों आपको बताना है कौन सी प्रजाति सुमेलित नहीं है। धान की प्रजाति का नाम है क्या? गोविंद। शुष्क सम्राट गेहूं की ना होकर दोस्तों धान की ही प्रजाति है। बाकी पारस जो है वो अरहर की प्रजाति है। प्रकाश जो है वो मटर की प्रजाति है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? केंद्र तो केरल के त्रिची में अवस्थित है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? पंतनगर में हुई थी 1960 में। भारत में संकाय या फिर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है दोस्तों कहाँ? तो राजस्थान में। दूसरे नंबर पर यूपी है। यदि दोस्तों क्रियाशील जोतों की बात की जाए तो सबसे बड़ा आकार कहाँ होगा? यूपी में, याद रखिएगा। क्रियाशील मतलब जिनमें जुताई खुदाई हो रही है और फसलें जो हैं आसानी से उपजाई जा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन नीली क्रांति से संबंधित है? एकदम बच्चा सवाल है दोस्तों। तो मत्स्य पालन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति संबंधित है दोस्तों किससे? तिलहन उत्पादन से। मछली उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? नीली क्रांति। नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है मछली उत्पादन से। और खाद्यान्न उत्पादन की बात आए तो हरित क्रांति। तिलहन उत्पादन की बात आए तो पीत क्रांति या पीली क्रांति। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो कार्थेमस टिंक्टोरियस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको रट लीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे सवाल बचे हुए कंप्लीट कराए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। और जो लोग जो है निबंध में पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगली क्लास में।